जब आप हाईवे पे गाड़ी चला के जा रहे होते हैं ना, अक्सर आपको एक साइन दिखता है रोड के साइड में जिसमें लिखा होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। इंग्लैंड टीम को शायद इस वार्निंग साइन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा रफ्तार पकड़ेंगे तो दुर्घटना घट सकती है, जैसे ओवेन मॉर्गन की टीम के साथ पुणे में हुआ पहले ओडीआई में। इसका नतीजा ये है कि अब भारतीय टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। इस मैच पर हम पूरी एनालिसिस करेंगे संजय मांजरेकर के साथ। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। सीधा पहले पॉइंट का रुख करते हैं, और वो ये कि जिस तरह से केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने पावर हिटिंग की। आखिरी के 10 ओवर थे, 10 रन पर ओवर गए, 112 रन उन्होंने बनाए। वहां से संजय राहुल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके फॉर्म को लेकर थोड़ी चर्चा भी थी। क्या ये जो 50 ओवर फॉर्मेट है, जहां आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकते हैं सेट होने के लिए, इसका उनको फायदा भी मिला? जी हाँ, और ये 50 ओवर्स फॉर्मेट की खासियत है कि थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत वक्त मिलता है, एक दिन भी मिल सकता है आपको। 50 ओवर्स में थोड़ा सा ज्यादा। T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही रूथलेस है और आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज के लिए बहुत ही मुश्किल। हमने देखा पिछले आईपीएल में पूरा सीजन ऋषभ पंत को फॉर्म वापस नहीं मिला। ये इस तरह का फॉर्मेट है, इसलिए 50 ओवर्स में वक्त मिल जाता है। जिस तरह की शुरुआत केएल राहुल ने इस मैच में की, अगर T20 में करते तो वो मैच इंडिया हार जाती। एक वक्त मिल जाता है, और हमने देखा प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक कमबैक का मौका मिल गया, क्योंकि उनकी शुरुआत भी खास नहीं थी, लेकिन कमबैक करके अंत में उन्होंने विकेट्स लिए। तो जी हाँ, 50 ओवर्स फॉर्मेट थोड़ा सा वक्त देता है, और अच्छा हुआ कि केएल राहुल पीछे खेल रहे थे नीचे, कि उनको बाद में कोई चॉइस नहीं था बट टू गो हेल फॉर लेदर जैसे कहते हैं। और अंत में उन्होंने जब एक यॉर्कर ऑलमोस्ट को उन्होंने फ्लैट सिक्स मारा सीधा, तब लग गया कि केएल राहुल आ गए वापस फॉर्म। दूसरे जो उनके साथ पावर हिटर थे वो थे कृणाल पांड्या। उनके मैं जहन में सोच रहा हूँ क्या क्या चल रहा होगा। T20I में थोड़े चांसेस मिले थे, और फिर ऐसा लग रहा था शायद T20I के बाद करियर ना फिर से दोबारा शुरू हो पाए। तो ऐसे में आते हैं वनडे टीम में, वो दबाव अपने फादर को हाल ही में उन्होंने गवा दिया था, उसको लेकर उनका दबाव होगा। इन सबके बीच ऐसी पारी खेलना मुश्किल होता है, और इसलिए बहुत मीन कर रहा था आज जब उनको कैप भी मिल गया। तब काफी इमोशनल हुए थे, और जब वहां पर परफॉर्मेंस भी हो रही थी तो शायद कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर उससे भी आया होगा उनके बल्लेबाजी में। एज अ क्रिकेटर एक हो गया कि जाडेजा जब से इंजर्ड हो गया, काफी लोगों को चांसेस मिल रहे हैं। अक्षर पटेल हमको एक डिस्कवरी मिल गया, अभी कृणाल पंड्या। लेकिन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देख के लगता है कि उनका अगर लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनना है तो वो बैटिंग ऑलराउंडर की तरह बन सकता है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए भी अगर आप देखें तो ऐसे बॉलर नहीं है कि हमेशा 4 ओवर डालेंगे वो। और कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी बैटिंग में ग्रोथ हो सकता है, बॉलिंग में इतना नहीं। और आज जो इनिंग्स खेली मुझे लगता है कि एक मैच विनिंग इनिंग्स थी, इम्पैक्ट इनिंग्स, जिससे वो जो एक्स्ट्रा एक बोनस जो स्कोर चाहिए था भारत को वो पॉसिबल हो गया। और ऐसे इनिंग्स उन्होंने आईपीएल में भी खेली, और एक वो आईपीएल फाइनल्स में भी खेली है, तो ये एक नई बात नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो आईपीएल ग्रेजुएट्स है, मैं उनको आईपीएल ग्रेजुएट्स कहता हूँ, जैसे सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कृणाल पंड्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके जैसे खेल रहे हैं, मानो 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे आपने जैसे बताया वो दे फील ऑल एट होम। जैसे ही आप देखें हैं। तो कृणाल ने भी जैसे शुरुआत करी ना, वो उनको शॉर्ट पिच गेंदें मिली और दो वो पुल शॉट खेलते हैं, चौके लगे, उसके बाद से उन्हें रन बनाते गए। यही मुझे दूसरे पॉइंट पर लेकर आता है कि इंग्लैंड की शॉर्ट पिच बॉलिंग की जो रणनीति थी, जो हम देख रहे थे T20 में इतनी सफल हुई, यहां पर थोड़ी नाकाम रही। फिर वही पॉइंट मैं वापस ले आता हूं, क्योंकि ओपनर्स ने भी थोड़ा टाइम था, आप सेटल हो सकते हैं, तेजी से रन नहीं बनाने तो शॉर्ट पिच को आप थोड़ा बेहतर खेल सकते हैं। देखिए, पहले T20 इंटरनेशनल में बहुत ही सक्सेसफुल थी ये शॉर्ट बॉल वाली टैक्टिक, क्योंकि इंडियन बल्लेबाज थोड़े से अनप्रिपेयर्ड थे और सरप्राइज हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे सीरीज चलती गई, इंडियन बल्लेबाज शॉर्ट पिच के खिलाफ बहुत अच्छे भी बन गए। श्रेयस अय्यर एक उदाहरण थे कि जब स्टार्ट में उनको कमजोरी थी, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखी थी, लेकिन जब तक सीरीज खत्म हो गई तो शॉर्ट बॉल के खिलाफ बहुत अच्छा खेलने लगे थे। और 25 नहीं 50% शॉर्ट बॉलें उन्होंने डाली थी लास्ट T20 इंटरनेशनल में। आज भी अगर आप देखें तो मार्क वुड ने भी वही रणनीति रखी। सैम करन जो 120 130 की स्पीड से डालते हैं, उन्होंने भी शॉर्ट बॉलें डाली। और अभी लगता है कि हर इंडियन बल्लेबाज उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंग्लैंड को मिक्स करना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट बॉल
के अगेंस्ट आपको एक पुल होता है या रैम शॉट होता है और पीछे कोई फील्डर ज्यादा होते नहीं। अगर आप आगे डालो, जैसे भारत ने किया, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, ज्यादातर उन्होंने बॉल आगे रखी और आगे काफी बल्लेबाज आउट हुए। तो मुझे लगता है अब वक्त आ गया इंग्लैंड को कि प्लान बी के बारे में भी सोचे। ये शॉर्ट बॉल की टैक्टिक कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो इस बीच जो अब भारतीय बल्लेबाज देखे अच्छा प्रदर्शन किया, मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे हैं हम, वो है शिखर धवन। वनडे में गब्बर का खौफ है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है संजय। ही इज अ डिफरेंट एनिमल। T20 क्रिकेट कुछ भी हो, टेस्ट क्रिकेट में तो आप खेलते नहीं, वनडे क्रिकेट इज गो टू फॉर्मेट लगता है। जी हाँ, और एक कई सालों से हम देख रहे हैं कि जब वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे और काफी अच्छा खेल रहे थे, टेस्ट मैचेस में भी रन्स बन रहे थे, T20 में मैनेज कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ, लेकिन आईपीएल में लास्ट ईयर 2 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स किए, उन्होंने लगा कि T20 के बेहतर बल्लेबाज बन गए। लेकिन 50 ओवर्स क्रिकेट में बिल्कुल बेस्ट लगते हैं वो। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2 साल पहले शिखर धवन 50 ओवर्स क्रिकेट में जिस तरह से खेल रहे थे, उससे भी बेहतर अभी नजर आ रहे हैं। तो एज के साथ कोई अगर फर्क हो रहा है तो ही इज बिकमिंग अ बेटर 50 ओवर्स बैट्समैन। और आज जो पारी खेली और जिस तरह के शॉट्स खेले, क्वालिटी शॉट्स से स्पिनर्स के खिलाफ, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, तो ये इनका फॉर्मेट है, इनके लिए बिल्कुल सूटेड है और कई सालों से बिल्कुल सूटेड है। लेकिन नई बात यह है कि लगता है कि हर साल इस फॉर्मेट में बेटर होते जा रहे हैं। इस बीच में इंडियन टीम मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लेता हूं, क्योंकि अक्सर ये उनकी क्रिटिसिज्म होती है कि यू डोंट ट्रीट वनडे डिफरेंट टू T20, आप कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस बात को लेकर भी आपको खुशी हुई देख के कि कम से कम आप वनडे को बिल्कुल अलग रह रहे हैं जहां तक टीम का चयन है? जी हाँ, और जब मैच की शुरुआत हुई थी और हम इंग्लिश शो कर रहे थे और सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे, तो यही हम कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी एक सिलेक्शन हुई है, क्योंकि ये 50 ओवर्स का की सीरीज है। तो वो वापस चले गए जब लास्ट 50 ओवर सीरीज खेले थे और वहां के जो परफॉर्मर्स है उनको उन्होंने मौका दिया। और वहां अगर आप जाए तो देखें कि शिखर धवन के बहुत बढ़िया स्कोर्स है 50 ओवर्स क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। केएल राहुल के भी अगर फेलियर आ गया तो वो T20 सीरीज में आ गया। तो मैं दोनों प्लेयर्स के उनको सिलेक्शन को लेके बहुत खुश था कि उन्होंने जो पास परफॉर्मेंस है उस फॉर्मेट की इंटरनेशनल लेवल पे उसको मायने दिया और उनको सिलेक्ट किया। इंग्लैंड के नजरिए से बात करें तो रॉय और बेस्टो की धमाकेदार जो शुरुआत थी वो बेकार हो गई। 135 पर आप हैं, नो लॉस 14वें ओवर में। यहां से दो सवाल उठ सकते हैं और मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। एक तो ये लोग कोई कह सकते हैं कि देखिए यही इनकी अप्रोच है कि आप तेजी से रन बनाते जाएं और इसी से वर्ल्ड नंबर 1 भी बने हैं, इसी से वर्ल्ड कप भी जीते हैं। कुछ लोग और कह सकते हैं कि अगर आप ये अप्रोच करेंगे तो दुर्घटना जैसे आज घटी वैसी आपकी हो सकती है, आप मैच हारेंगे। इंग्लैंड टीम के लिए आपको क्या लगता है बेहतर है? मुझे लगता है इनकी ये नेचुरल स्टाइल है, इसमें वो इन्वेस्टेड है, सूट भी होता है। ऐसा नहीं कि हर एक बल्लेबाज अपने कंफर्ट जोन से बाहर खेल रहा है। जेसन रॉय का भी यही गेम है, बेन स्टोक्स भी यही पसंद करते हैं। बेन स्टोक्स क्या वो नंबर 3 पे आना चाहिए, मुझे पता नहीं, क्योंकि जो उन्होंने ग्रेट महान इनिंग्स के लिए 50 ओवर्स में, वो सब नंबर 5 पे खेली है। तो ये एक नई रणनीति है। मैं अभी भी उसके बारे में थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि स्पीड थ्रिल्स के वजह से के लोग हैं, क्योंकि जब आउट हो गए जेसन रॉय, उसके बाद मुझे लगता है कि बेस्टो ने बहुत ज्यादा अपने आप को वो बोलते हैं ना, ब्रेक पे पैर रखा और आस्ते आस्ते खेलने लगे। और फिर बेन स्टोक्स ने भी काफी टाइम लिया उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जो फॉलो अप होना चाहिए बल्लेबाजों का, और अक्सर होता है, बटलर, स्टोक्स और मॉर्गन तीनों एक साथ लो स्कोर पे फेल होना ये बहुत कम बार होता है। लेकिन ये जो स्पीड थ्रिल वाला स्टार्ट है, उसने तो बिल्कुल इंग्लैंड को विनिंग पोजीशन में रखा था। और नॉर्मल कोर्स में ऐसे मैचेस वो जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि यही टैक्टिक जो उनकी है उस पे ही शायद चलते रहे। चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं भारतीय गेंदबाजों की, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि ये गेंदबाजों ने ही जो है जीत सुनिश्चित करी भारतीय टीम की, क्योंकि 318 रन बनाए भी जा सकते थे, बहुत ही अच्छी पिच है। तो भारतीय पेसर्स की सदी हुई लाइन और लेंथ, इस पे हम बात करें। सबसे पहले शार्दुल ठाकुर के बारे में बात कर ले। एक उन्होंने हैबिट सी बना ली है संजय की, इंपॉर्टेंट विकेट्स वही पिक करते हैं। जी हाँ, और ये जब कहते हैं ना विकेट टेकिंग लक, मोहम्मद सिराज के बारे में हम कहते हैं और कई बॉलर्स के बारे में कहते हैं, तो ऐसा लक एक दो मैचेस में होता है, लगातार नहीं होता। तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर वो कहते हैं बहुत ही स्मार्ट बॉलर है। और आज अगर देखें तो थोड़ा सा लक था पहले विकेट में, जब बेयरस्टो को उन्होंने आउट लिया, लेंथ गेंद पर मिस टाइम कर गए क्योंकि छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे।
आउट हो गए डीप में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मॉर्गन को उन्होंने सरप्राइज किया, ये इनकी ताकत है कि जिस तरह से भाग के आके बाउंसर डालते हैं, बहुत बल्लेबाज थोड़ा उनको ग्रांटेड लेते हैं, लाइटली लेते हैं, लेकिन उससे बहुत बेहतर वो गेंदबाज है। और वो मुझे लगता है मॉर्गन के को थोड़ा सा उन्होंने उस मामले में डिसीव किया, क्योंकि गेंद काफी तेज आई और बटलर को बहुत एक सीधी गेंद। तो इनके पास मिश्रण भी है और तकनीक उनकी बॉलिंग की इतनी अच्छी है कि ये जो सब वेरिएशंस है उस पर बेहतर उनको कंट्रोल भी है। और हमने पहले भी शो में कहा है कि सीएसके के लिए खेले हुए हैं, इसलिए यहाँ से बहुत ही मजबूत है वो। तो एक बहुत अच्छे रिलायबल बॉलर मिल गए भारत के लिए। इकोनॉमिकल नहीं होंगे लेकिन विकेट जरूर लेंगे, यानी कुलचा का जो कॉम्बिनेशन भारत को विकेट दे रहा था पिछले कई सालों से, वो शायद अब शार्दुल ठाकुर बीच में विकेट देंगे भारत को। डेब्यूटेंट प्रसिद्ध कृष्णा के अगर बारे में हम बात करें, पहला स्पेल अच्छा नहीं रहा, थोड़े रन के लिए गए, लेकिन हमने देखा जब दूसरे स्पेल में आए तो लेंथ उन्होंने फटाफट चेंज कर ली। अपने पहले मैच में ही इतना सिचुएशन के बारे में जानना, कंडीशंस को पकड़ना, उतनी जल्दी बदलाव करना दिखाता है कि ये भी पूरी तरह तैयार होके आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, क्रिकेट में कई बार लक जो कहते हैं ना, या फोर्सेस जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो कभी कभी आपको हेल्प करते, कभी कभी नहीं। आज हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की और ये प्रसिद्ध कृष्णा को काफी हेल्प हुआ, क्योंकि जिस तरह की उनकी शुरुआत हुई और जिस तरह का पिच था, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग के लिए अवेलेबल होते तो विराट कोहली उनके पास ज्यादा जाते और प्रसिद्ध कृष्णा को कम यूज करते। लेकिन अभी जब चॉइस नहीं था तो उनके पास गए और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कम बैक किया। जो इंप्रेसिव चीज थी पहले 2 ओवर में, वो उनकी स्पीड थी। ऐसा कभी देखने में लगा नहीं कि 145 की स्पीड से ही गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जो मैं प्रसिद्ध कृष्णा देखता हूँ, ऐसे लगता है कि बॉलर जिनकी शॉर्ट ऑफ लेंथ जो ईशांत शर्मा जैसे डालते थे, वो उनकी मेन लेंथ है। और जब आगे डालते तो हल्का सा रिलीज होता है बॉल, और कहीं ना कहीं वो रिस्की ठहराएगा इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि अभी प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े विकेट के ऊपर डिपेंडेंट बॉलर है कि अगर विकेट अच्छी हो तो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, और जो ट्रिक्स है व्हाइट बॉल के वो आस्ते आस्ते उनको सीखने होंगे। संजय मांजरेकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो भारत ने पहला ओडीआई 66 रनों से जीता, यानी कि द अनथिंकेबल हैज हैपेंड। सीरीज का पहला मैच ही टीम इंडिया ने जीत लिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।